हेलो एंड वेलकम टू द ईजेड क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, नॉट एग्जैक्टली जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, बल्कि हम डिस्कस करेंगे गोल्ड स्टैंडर्ड को, और क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड उसको कहें तो बेहतर होगा, इसलिए कि जब कभी भी हम इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम डिस्कस करेंगे तो गोल्ड स्टैंडर्ड का रेफरेंस हर तरह के सिस्टम में आ ही जाएगा। तो क्यों गोल्ड स्टैंडर्ड इतना इंपॉर्टेंट है और क्या चीज गोल्ड स्टैंडर्ड में वेरी सिग्निफिकेंट थी जो हम मिस करते हैं और उसको तरह तरह से मैनेज करने की कोशिश होती है। तो अगर हम गोल्ड स्टैंडर्ड के नुआंसेस को समझ लेंगे, गोल्ड स्टैंडर्ड जो कि प्रिवेल करता था फ्रॉम 1870s और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पर वो खत्म हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बिगनिंग से, और उसको रिवाइव करने की भी कोशिश हुई इंटर वॉर ईयर्स में, लेकिन समहाउ वो रिवाइव हो नहीं पाया। और जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का क्रिएशन हुआ था ब्रेटन वुड एग्रीमेंट के जरिए, वो भी एक तरह से गोल्ड स्टैंडर्ड को किसी न किसी फॉर्म में रीस्टैब्लिश करने की ही कोशिश थी, क्योंकि उसको हम प्रॉपर क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं कह सकते, बल्कि गोल्ड स्टैंडर्ड भी नहीं कह सकते, बल्कि गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड उसको कह सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे गोल्ड स्टैंडर्ड को, ओके, जो कि प्रिवेल करता था फ्रॉम 1870s टू अप विद द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ओके, ये टाइम था जिसमें गोल्ड स्टैंडर्ड था, मीडियम था ट्रेड का, इंटरनेशनल पेमेंट्स का। ओके, अच्छा, एक चीज और हमें समझ लेना चाहिए कि जब कभी भी हम किसी भी मॉनेटरी सिस्टम की बात करते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक मॉनेटरी सिस्टम हो जहां एक करेंसी है, उसकी वाइडर एक्सेप्टेबिलिटी है, यानी उसको पेमेंट में एक्सेप्ट होगी, और यही चीज ऐसी है जो उस मनी को मनी बनाती है। अदरवाइज पेपर करेंसी के दौर में, पेपर करेंसी के टाइम पे कागज के टुकड़े की अपनी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू तो है नहीं, तो और वो किसी प्रेशियस चीज में या किसी भी वैल्यूएबल चीज में कन्वर्टेबिलिटी की भी गारंटी नहीं देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंडियन रुपी को, अगर आप मॉनेटरी अथॉरिटी जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो किसी कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है, जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसके पास ले जाएं कि हमें आप इसके बदले में कोई वैल्यूएबल कमोडिटी दे दीजिए, तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो फिर भी उस करेंसी की, उस रुपी की, उस कागज के टुकड़े की एक अहमियत है, क्योंकि हमें यह यकीन है कि इंडिया के अंदर कहीं भी अगर हम उसको पेमेंट में प्रेजेंट करेंगे तो इट विल बी एक्सेप्टेड। तो ये जनरल एक्सेप्टेबिलिटी जो है, और ये इसको मनी बनाती है। तो ये तो हो गया डोमेस्टिक सिस्टम, डोमेस्टिक करेंसी। इसी तरह इंटरनेशनल पेमेंट्स की जब बात आती है तो हम क्या करें, वो कौन सा मीडियम हो जिसके जरिए पेमेंट किया जाए, उसमें किस तरह से लोगों का बिलीफ हो। यानी अगर हम किसी करेंसी में पे कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर ट्रेड हो रहा है बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स, अगर इंडिया को आप, अगर यूनाइटेड स्टेट को आप रुपये में पेमेंट करेंगे तो यूनाइटेड स्टेट क्यों उसको एक्सेप्ट करे, या डॉलर अगर इंडिया एक्सेप्ट करे तो वो क्यों करे, या डॉलर बहुत से कंट्रीज एक्सेप्ट करते हैं तो वो क्यों कर लेते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हैं जिसको हमें समझना होगा कि डॉलर की एक्सेप्टेबिलिटी फॉर एग्जांपल क्यों है, रुपये की एक्सेप्टेबिलिटी बहुत से, मतलब इंडिया के बाहर एक आध जगह पे है, नेपाल भूटान में है, लेकिन और सब जगह नहीं है। तो ऐसा क्या है, इसको समझने के लिए हमें इसकी जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम का जो इवोल्यूशन है उसको समझना पड़ेगा, उसी तरह से जैसे डोमेस्टिक मॉनेटरी सिस्टम को समझने के लिए आप एक मनी की हिस्ट्री है कि कैसे बार्टर सिस्टम से वो इवॉल्व होते होते मेटेलिक करेंसी पे आई, और मेटेलिक करेंसी पे से होके फिर वो पेपर करेंसी में आ गई। शुरू में पेपर करेंसी कन्वर्टेबल हुआ करती थी, लेकिन फिर वो कन्वर्टेबल नहीं रही। तो पेपर करेंसी का रिवाज दुनिया भर में कोई बहुत पुराना नहीं है, ओके। ये अलग बात है कि लोकल लेवल पर पेपर करेंसी और पेपर नोट्स जो है इशू होते थे, वो तो आज भी हुंडी अगर इशू होती है
जो ट्रेडर्स आपस में कर लेते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन अगर फॉर्मली बात करें तो अराउंड मिड 1840s में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने पेपर करेंसी, यानी उसको फॉर्मल मतलब सोल अथॉरिटी थी करेंसी इशू करने का, तो उसको तो करेंसी का चलन यानी पेपर करेंसी का चलन जो है वो कोई बहुत पुराना नहीं है। और पेपर करेंसी में लोगों का यकीन क्यों हो, क्योंकि उससे पहले थी मेटेलिक करेंसी। तो मेटेलिक करेंसी में जब आप पे करते थे तो लोगों को यह यकीन है कि चूंकि मेटल की अपनी भी एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, इसलिए वो मेटल जो था वो एक्सेप्टेबल था। इसीलिए जब पेपर करेंसी शुरू हुई है तो इनिशियली ये कन्वर्टेबल थी, यानी लोगों को यकीन था कि जब ये पेपर करेंसी को हम ले जाएंगे, अगर हमें जरूरत है उसके बदले में हमें गोल्ड या सिल्वर जिसके ऊपर भी वो करेंसी बेस्ड हो वो चीज हमें मिल जाएगी। तो वो कागज का टुकड़ा न रह के बल्कि वैल्यू बन जाता है, क्योंकि अदरवाइज तो इतने छोटे से कागज के टुकड़े की कोई वैल्यू नहीं है। ओके, तो इंटरनेशनल ट्रेड में पहले ट्रेड जो है वो मेटल में पेमेंट के थ्रू ही होता था। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि कंट्री ए कंट्री बी से कुछ चीजें इंपोर्ट कर रहा है, उसकी वैल्यू किस तरह तय होगी, यानी क्या एक्सचेंज रेट होगा दोनों के गुड्स में। अगर दोनों कंट्री गोल्ड स्टैंडर्ड पर हैं, यानी दोनों के यहां करेंसी जो है वो कन्वर्टेबल है गोल्ड में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों के यहां सिल्वर में कन्वर्टेबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम वहां आती है जहां पर एक कंट्री जो है वो एक स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है, सिल्वर स्टैंडर्ड को, और एक कंट्री जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूं। सपोज 3 कंट्रीज हैं, ए बी सी। कंट्री ए यूजेस ओनली गोल्ड, ओके, यानी वो हर चीज की वैल्यू जो है गोल्ड के हिसाब से तय हो रही, उनकी कोई करेंसी गोल्ड बेस्ड है। देन करेंसी कंट्री बी जो है ये बाईमेटलिज्म पे है, यानी ये गोल्ड भी है और सिल्वर भी है, और ये कंट्री जो है वो खाली सिल्वर पर है, राइट। अच्छा, अब अगर इस कंट्री को ट्रेड करना है इससे तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि यहां पर तो गोल्ड भी एक्सेप्टेबल है, सिल्वर भी एक्सेप्टेबल है, और एक्सचेंज रेट दोनों कंट्री की गुड्स का बहुत आसानी से डिटरमिन हो सकता है। इस कंट्री का बी का अगर सी से ट्रेड हो रहा है तो भी बहुत आसानी से होता है, क्योंकि ये जो है सिल्वर मेटल पर भी है और सी सिल्वर मेटल भी है। लेकिन प्रॉब्लम जब होगी जब ए को बी से ट्रेड करना हो, सी जो है वो सिल्वर मेटल पर है, ए जो है वो गोल्ड पर है, तो चीज की वैल्यू किस तरह से तय हो, यानी गुड्स की वैल्यू किस तरह से तय हो कि हम सिल्वर में करेंगे, आप उसको गोल्ड में कर रहे हैं, तो सिल्वर और गोल्ड की कन्वर्टेबिलिटी का रेट क्या हो, वेदर जो एग्जिस्ट एक जगह कर रहा है वो हो या, तो उसके लिए वो कंट्रीज जो बाई मेटेलिक थे उनका सहारा लेना पड़ता था। तो जब तक बाई मेटेलिक आई मीन कंट्री जो बाई मेटलिज्म पर थे, यानी बाई मेटलिज्म पर थे, उनके थ्रू ये फैसिलिटेट हो सकता था, ओके। लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे जो है वो बाई मेटलिज्म खत्म हो गया। और बाई मेटलिज्म के खत्म होने की वजह क्या थी, जिसको ग्रेशम लॉ से एक्सप्लेन किया जा सकता है। ग्रेशम जो इकोनॉमिस्ट था, उसका बहुत ही फेमस लॉ जो हर बंदा जो बीए का स्टूडेंट है वो बता देगा कि बैड मनी ड्राइव्स आउट द गुड मनी। अच्छा, यहां पर बैड मनी क्या है, जो कि अबंडेंट मनी, यानी वो कंट्री जो बाई मेटलिज्म पर है, यानी गोल्ड भी है वहां पर और सिल्वर भी है, और दोनों चीजों पे से बैक्ड है उसकी करेंसी, यहां पर एक्सचेंज रेट जो है वो तय होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सपोज यहां पर इस कंट्री में जो कि बाई मेटलिज्म पर है, यहां पर गोल्ड ज्यादा है और सिल्वर कम है, तो उसका ज्यादा ट्रेड जो है वो गोल्ड के थ्रू होगा। गोल्ड ज्यादा सर्कुलेशन में भी हो जाएंगे गोल्ड कॉइन्स या गोल्ड मनी, और इसकी सप्लाई ज्यादा होगी, तो रिलेटिव टर्म में सिल्वर की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि सिल्वर को लोग होल्ड करना शुरू करते हैं। तो यहां पर बैड मनी कौन सी कहलाएगी, बैड मनी जो कि अबंडेंट मनी है, वो क्या है, गोल्ड है यहां पर।
मनी बैक्ड बाय गोल्ड जो है वो अबंडेंट मनी है। तो गोल्ड जो है वो अबंडेंट मनी हो गई, और सिल्वर जो है वो गुड मनी है क्योंकि ये स्केर्स है। तो सिल्वर की वैल्यू गोल्ड के रिलेशन में बढ़ेगी। तो इस तरह से इसको मेंटेन करना किसी पर्टिकुलर वैल्यू को बहुत मुश्किल होगा और कंट्री को नुकसान होना शुरू हो जाएगा। इसकी वजह से मोर एंड मोर कंट्रीज वो एक एक करके वो मोनो मेटलिज्म पर शिफ्ट होना शुरू हो गए, और एक टाइम ऐसा आया जब कोई कंट्री बाई मेटलिज्म पर नहीं था, या तो गोल्ड पे थे या सिल्वर पे थे। अच्छा, गोल्ड पे और सिल्वर पे हैं तो गोल्ड कंट्री वालों का गोल्ड से ट्रेड हो सकता है, सिल्वर वालों का सिल्वर से हो सकता है, लेकिन जब गोल्ड और सिल्वर के बीच में हो सकता है तो उसका कोई मैकेनिज्म नहीं था एक्सचेंज रेट को डिटरमिन करने का। अब कोई तरीका लोकल कोई अरेंजमेंट हो जाए, दैट वाज अ डिफरेंट आइडिया। तो ट्रेड होना बहुत मुश्किल हो गया, और यह काम हुआ इस डेट के अराउंड 1870 75। इन डेट की कोई ऐसी पर्टिकुलर इन चीजों की डेट नहीं होती है कि एट दिस डेट पर्टिकुलरली ये शुरू हुआ और इस डेट पे वो खत्म हो गया। तो सेफर साइड पे हम कह सकते हैं 1870s। अब यहां से जो शुरू होता है उसको हम कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड। ओके, गोल्ड स्टैंडर्ड, बल्कि हम क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड कहें तो ज्यादा आसान, ज्यादा अच्छा होगा। क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड। नाउ क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड जो था वो कुछ प्रिंसिपल्स पर बेस्ड था। वो प्रिंसिपल क्या थे कि इंटरनेशनल पेमेंट्स वुड बी मेड इन गोल्ड। ओके, एक चीज हो गई। दूसरी चीज हो गई कि करेंसी, देयर वाज ए टू वे कन्वर्टेबिलिटी। ओके, करेंसीज वर फुल्ली कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड, आई मीन बोथ वे, एंड इट वाज both way convertibility। यानी गोल्ड से आप सिल्वर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके पास अगर इंडिया में आप कर रहे हैं, अगर आपके पास रुपी है तो आप गोल्ड ले सकते हैं वहां से आरबीआई से, और अगर गोल्ड है उसके बदले में रुपी ले सकते हैं। यह मतलब होता है टू वे कन्वर्टिबिलिटी का। और एक इंपॉर्टेंट चीज थी कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गोल्ड वॉज अलाउड। देयर वॉज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गोल्ड। गोल्ड के इंपोर्ट पे एक्सपोर्ट पर कोई पाबंदी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। अच्छा, अब इन तीनों चीजों का फायदा क्या हुआ? इन तीनों चीजों का फायदा यह हुआ कि जब करेंसी जो है वो कन्वर्टेबल है इनटू गोल्ड, तो करेंसी का इशुएंस जो है वो हर कंट्री में गोल्ड के हिसाब से होगा। यानी अगर गोल्ड रिजर्व्स ज्यादा हैं तो आपको करेंसी की सर्कुलेशन भी बढ़ाना पड़ेगी, करेंसी की अवेलेबिलिटी भी बढ़ाना पड़ेगी। अगर नहीं बढ़ाएंगे तो फॉर एग्जांपल गोल्ड से किसी को करेंसी चाहिए तो आप उसको करेंसी देने की पोजीशन में होना चाहिए। ठीक है, यानी अगर गोल्ड के रिजर्व्स बढ़ेंगे किसी कंट्री में तो मनी सप्लाई भी बढ़ेगी। ओके, और अगर गोल्ड रिजर्व्स घटेंगे तो मनी सप्लाई घटेगी। तो इस वजह से जो ट्रेड है वो हर कंट्री का एक तरह से बैलेंस रहेगा। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू वो बैलेंस में रहेगा। यानी अगर कोई कंट्री फॉर एग्जांपल इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है, एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है, तो इंपोर्ट ज्यादा करने का मतलब यह है कि आउटफ्लो ऑफ गोल्ड ज्यादा होगा, इनफ्लो कम होगा, तो देयर विल बी द नेट आउटफ्लो ऑफ गोल्ड। तो रिजल्ट क्या होगा? कंट्री का गोल्ड रिजर्व कम होगा। कंट्री का गोल्ड रिजर्व कम होने से मनी सप्लाई कम होगी। मनी सप्लाई कम होने से चीजों की कीमतें कम होंगी। ओके, इन्फ्लेशन कम होगा, चीजों की कीमतें कम होंगी क्योंकि मनी सप्लाई भी कम हो रही है। और
चीजें सस्ती होंगी दूसरे कंट्री के कंज्यूमर्स के लिए, तो इसका एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और जिन कंट्रीज में एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है उनके यहां गोल्ड इनफ्लो ज्यादा होगा, उनके यहां मनी सप्लाई बढ़ेगी, उनके यहां डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू जो है वो कम होगी, क्योंकि उनके यहां प्राइस तेजी से बढ़ेंगे, तो उनके यहां ये ट्रेड को झटका लगेगा, क्योंकि उनकी गुड्स जो हैं वो अब फॉरेनर्स के लिए उतनी कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगी। यानी आज की तारीख में जब करेंसी को डीवैल्यू किया जा सकता है इसलिए कि अपने कंट्री को हम एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं, अपनी गुड्स को फॉरेनर्स के लिए सस्ता करना चाहते हैं, और दूसरे कंट्री की गुड्स को हम अपने डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए महंगा करना चाहते हैं, तो आप डीवैल्यू करते हैं। तो यहां पर डीवैल्यूएशन और अप वैल्यू ऑफ करेंसी यानी अप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी वाज ऑटोमेटिक प्रोसीजर, ये ऑटोमेटिक प्रोसीजर से हो रहा था। तो डेविड ह्यूम, मैं नाम लिख दूं यहां पर, डेविड ह्यूम जो कि स्कॉटिश फिलोसोफर थे 18th सेंचुरी के, उनकी थ्योरी थी, उन्होंने दिया था कि स्पेशी प्राइस फ्लो मैकेनिज्म, यानी वो एक तरह से मर्केंटाइलिस्ट की डॉक्ट्रिन को अपोज कर रहे थे। उन्होंने मर्केंटाइलिस्ट की डॉक्ट्रिन, अगर आपने मर्केंटाइलिज्म पे वीडियो देखना चाहें तो ईजेड क्लासेस का वीडियो मर्केंटाइलिज्म पर है। मर्केंटाइलिज्म इसमें बिलीव करते थे कि एक्सपोर्ट ज्यादा हो, इंपोर्ट कम हो, ज्यादा स्पेशी, यानी ये प्रेशियस मेटल कंट्री के अंदर है। तो डेविड ह्यूम का कहना यह था कि जब ज्यादा चीजें गोल्ड और सिल्वर और ये चीजें कंट्री के अंदर आएंगी तो उस वजह से यहां पर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ओके, क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ेगी उसकी वजह से, और ये जो एक्सपोर्ट सरप्लस है यानी एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट ओवर इंपोर्ट जो है ये लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं होगा। तो गोल्ड स्टैंडर्ड की वजह से या क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड की वजह से में जो एक इनहेरेंट चीज थी वहां पर बैलेंस ऑफ पेमेंट का ऑटोमेटिक करेक्टिव मैकेनिज्म मौजूद था, और यही मैकेनिज्म जो था वो करेंसी एक्सचेंज रेट पे भी था। यानी करेंसी दोनों कंट्री की तय होगी गोल्ड के हिसाब से। अगर कंट्री ए में गोल्ड की कुछ कीमत है 1 ऑन्स इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 20 रुपीज, और यूएस में जो है 1 ऑन्स इज इक्वल टू 1 ऑन्स ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू 15 रुपीज, तो डॉलर का और रुपी का रेट जो है वो तय हो जाएगा इस वजह से कि 20 रुपीज इज इक्वल टू $15, ओके। तो यानी करेंसी एक्सचेंज रेट भी स्टेबल होगा इसी मैकेनिज्म की वजह से। ये उसका बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म इसके अंदर इनहेरेंट था। यानी कोई भी कंट्री जो है वो लॉन्ग टर्म में वो सरप्लस में भी नहीं हो सकता, न डेफिसिट में हो सकता है, अपने आप सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म हो जाएगा। लेकिन उसके लिए ये तीनों इन चीजों का फॉलो होना जरूरी है। अब क्या हुआ, ये सिस्टम ठीक ठाक काम कर रहा था। अब जब वर्ल्ड वॉर का टाइम आया यानी 1914, अब वॉर टाइम में कंट्रीज को जरूरत हुई किस चीज की, ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ी, सामान खरीदना था, ग्रेन्स खरीदने थे, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन थी। तो क्या हुआ, कंट्रीज ने एक्सेसिव करेंसीज वो करना बंद कर दी, गोल्ड का एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। तो एक एक करके वो सारे रूल्स जो थे जो कि ऑटोमेटिक करेक्टिव मैकेनिज्म को इंश्योर करते थे वो सारे के सारे खत्म होना शुरू हो गए। और जब ये सारे के सारे खत्म करना शुरू हो गए तो वो आपका बिल्कुल कोलैप्स ही हो गया वो सिस्टम। इंटर वॉर ईयर्स में यानी आप कह सकते हैं कि 1914 या 1918 ऑनवर्ड स्टिल जब ब्रेटन वुड एग्रीमेंट के जरिए एक दूसरा मॉनेटरी सिस्टम आया, उस पीरियड में ये रिवाइव करने की कोशिश हुई, लेकिन वही चीज थी कि उस वक्त जरूरतें ज्यादा थी, कंट्रीज जो थे वो पूरी तरह से इन चीजों को फॉलो करने में असमर्थ थे, दे वर इनकैपेबल। और ब्रिटेन वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने क्या कि हम गोल्ड को यानी गोल्ड को स्टरलाइज कर दिया, एक तरह से गोल्ड को हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, कन्वर्टेबल नहीं होगी। तो जाहिर है कि जब ये सिस्टम काम नहीं करेंगे तो गोल्ड स्टैंडर्ड अपने आप खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब जब वॉर खत्म हो गई यानी गोल्ड सिस्टम खत्म हो गया, गोल्ड स्टैंडर्ड जो था दैट सर्व्ड वेल फ्रॉम 1870s टिल आप कह सकते हैं 1914 तक इसने ठीक ठाक काम किया। और उसके बाद
इसने काम नहीं किया। इंटर वॉर टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, और इंटर वॉर पीरियड में भी जब उसको रिवाइव करने की कोशिश हुई तो वो काम हो नहीं पाया, इसलिए कि ग्राउंड रियलिटीज जो है वो बहुत चेंज हो गई थी और कंट्रीज के लिए इन चीजों को एडहियर करना आसान नहीं रह गया था। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद बहुत सारे कंट्रीज जो थे वो बैठे साथ में और एक नए सिस्टम को उन्होंने ब्रेटन वुड एग्रीमेंट जिसको कहते हैं, यानी जो अमेरिका में प्लेस है न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड, इसीलिए उसको ब्रेटन वुड सिस्टम भी कहा जाता है, जिसमें दो इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट किया गया। एक था आईएमएफ, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और दूसरा था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IRBD, जिसको वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। तो वर्ल्ड बैंक का रोल दूसरा था, यानी उसके जो वॉर से डिवास्टेटेड कंट्री थे उनका रिकंस्ट्रक्शन करना था, न्यूली फ्रीड कंट्री को भी फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी थी, लॉन्ग टर्म लोन देने थे, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए आईएमएफ और उससे लोन की प्रोविजन था, और एक सिस्टम बनाने की कोशिश की गई कि कैसे इंटरनेशनल ट्रेड कंडक्ट होगा, अब जबकि गोल्ड स्टैंडर्ड और करेंसी जो है गोल्ड बैक्ड नहीं रही है। तो इस से के आगे हम आईएमएफ और ब्रेटन वुड सिस्टम को करेंगे कि कैसे ब्रेटन वुड 1945 में शुरू होता है, किस तरह से उसके प्रिंसिपल्स थे और क्या फीचर्स थी, और वो फीचर्स सबसे पहले 71 में एक उसको झटका लगा जिसको निक्सन शॉक कहते हैं, जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अगले किसी वीडियो में, और 1976 में जमैका एग्रीमेंट के तहत जब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को एक्सेप्ट कर लिया गया तो उसको कहते हैं कि उसके ताबूत में वो आखिरी कील थी ब्रेटन वुड सिस्टम पे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आईएमएफ खत्म हो गया, लेकिन आईएमएफ और ब्रेटन वुड के जो बेसिक प्रिंसिपल थे वो खत्म हो गए। तो इसको हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों ये सिस्टम इतने दिनों तक काम करा उसने 1945 से, और 1969 तक तो ठीक ठाक काम कर रहा था, बारिंग के कुछ उसमें कभी कभी कोई प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आई तो वो दूर होने की कोशिश हुई, और दूर तक किसी हद तक दूर भी हुई, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाया। और उसके बाद जो आज आपके सामने सिस्टम है इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम का, उसमें आप फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट भी देखते हैं, उसमें आप फ्लोटिंग फिक्स्ड एक्सचेंज रेट भी पॉसिबल है, उसमें पैक्ड एक्सचेंज रेट भी है। तो गाइस गोल्ड स्टैंडर्ड के लिए तो इतना ही बहुत है। थैंक यू वेरी मच।